नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज हब ऑनलाइन पर आपके लिए लाया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इसका इंट्रोडक्शन है। पहले बात कर लेते हैं साइंस क्या होता है। साइंस इज डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ आइडियाज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस क्या है? साइंस है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा आइडियाज़ का ग्रोथ। ठीक है, साइंस कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाइड साइंस क्या है। Now, the applied science is the branch of science which coordinates the research work for practical utility and service of mankind. तो अप्लाइड साइंस क्या है? अप्लाइड साइंस साइंस की वो ब्रांच है जो कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ? रिसर्च वर्क के साथ, इसके लिए प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए और ह्यूमन काइंड की सर्विसेज के लिए। उसे कहते हैं हम अप्लाइड साइंस। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन इसकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वो साइंस है जो डिस्क्राइब करती है और प्रिडिक्ट करती है क्या? फोर्सेस का इफेक्ट इस पे, उन ऑब्जेक्ट्स पे जो किस पे हैं? रेस्ट पे हैं या फिर मोशन में है। आगे बात कर लेते हैं हम, जो अगला टाइटल है वो है बिगनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेवलपमेंट कैसे हुई और कब इसकी बिगनिंग हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। It is believed that the word mechanics was coined by a Greek philosopher Aristotle. He used this word for the problem of lever and concept of center of gravity. तो ऐसा बिलीव किया जाता है जो वर्ड मैकेनिक्स है वो कॉइन किया गया किसके द्वारा? एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने ये वर्ड दिया था। उन्होंने वर्क किया था 384 टू 322 बीसी के अराउंड। उन्होंने जो ये वर्ड था वो लीवर की प्रॉब्लम के लिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के लिए दिया था। ठीक है, यहाँ सामने आपको स्क्रीन में उनकी पिक्चर दिख रही होगी। देन द फर्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय आर्किमिडीज। तो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो आर्किमिडीज के द्वारा डेवलप किया गया इन 287 टू 212 बीसी। इसके बाद बात कर लेते हैं नाउ द लियार्डो दा विंसी। He worked from 1452 to 1519. He was a great engineer and painter, gave many ideas in the study of mechanism, friction and motion of bodies on inclined planes. तो लियार्डो दा विंसी है, यहाँ सामने आपको लियार्डो दा विंसी का ये पिक्चर दिख रही है, जो एक ग्रेट इंजीनियर हुए और एक ग्रेट पेंटर भी थे जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। उन्होंने कई सारे आइडियाज़ दिए किसके लिए? स्टडी के लिए, मैकेनिज्म की स्टडी के लिए, फ्रिक्शन की स्टडी के लिए और मोशन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन्स में जो बॉडीज़ रहती हैं उनका जो मोशन होता है उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ दिए। देन द गैलीलियो who worked around 1564 to 1642 established the theory of projectile and gave a idea of inertia. गैलीलियो ने थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में इन्होंने आइडिया दिया। उसके अलावा इन्होंने इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया क्या होता है? जब कोई मूविंग, जैसे मूविंग बस है, कोई जा रही है समझ लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें आप बैठे हुए हैं। अब जब बस का ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है तो क्या होता है? सडनली आप आगे की तरफ आ जाते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, कि आप अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट भी रहना चाहोगे, अगर आप मूविंग हो तो मूविंग रहना चाहोगे। अचानक से आपकी स्टेट चेंज होती है तो वो इनर्शिया जो होता है उसके कारण आप सडन आपके अंदर फ्रंट या बैक आप डायरेक्शन में चले जाते हो। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल के बारे में इन्होंने दिया। प्रोजेक्टाइल मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने थ्रो किया तो वो जो मोशन कवर करती है क्या कहलाती है? ये कहलाता है आपका प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट विथ सर आइजैक न्यूटन। ही वर्क फ्रॉम 1643 to 1727. He introduced the concept of force and mass and gave laws of motion in 1686. ऐसा माना जाता है कि जो साइंटिफिक हिस्ट्री है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो जनरली स्टार्ट हुई और डेवलप करना शुरू करी बहुत तेज़ी से जब सर आइजैक न्यूटन ने काम किया, और उनके जो वर्क थे उसके बाद से बहुत तेज़ी से इसमें एडवांसमेंट हुआ। उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने फोर्स,
के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, मास के बारे में दिया, और उन्हें 3 लॉज ऑफ मोशन जो है वो 1686 में दिया, जिसके बाद से और तेज़ी से इस फील्ड में डेवलपमेंट चालू हो गया। यहाँ पे सामने आपको आइजैक न्यूटन बेंच पे बैठे हुए दिख रहे होंगे, और उनके सामने आपको ये एप्पल दिख रहा होगा जो नीचे गिरा हुआ है। तो सर आइजैक न्यूटन जब बेंच में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, तो उनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करी कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों आ रहा है। उसके बाद इन्होंने इस बारे में रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने थ्योरी डेवलप करी, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए 1686 में। देन द जॉन बर्नौली who worked from 1667 to 1748 enunciated the principle of virtual work। तो जॉन बर्नौली जो थे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दिया। देन in the 19th century many scientists worked tirelessly and gave number of principles which enriched the scientific history of the subject। तो जब अब बात कर लेते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ। 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया, बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, डेवलप किए, और उन्होंने जो इस सब्जेक्ट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, और जिसके कारण इस सब्जेक्ट धीरे धीरे डेवलप होकर काफ़ी तेज़ी से आगे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ा। Then in the earlier 20th century, a new technique of research was formed in all the activities of science. Similarly, with the passage of the time, the concept of engineering mechanics aided by mathematics and other physical sciences started contributing, and development of the subject gained new momentum in the second half of this century। अब बात कर लेते हैं कि 20th सेंचुरी में क्या हुआ। 20th सेंचुरी में बहुत सारे रिसर्च, नई टेक्निक्स आई, जिसने क्या करा, इस फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट जिससे हुआ इस फील्ड में। ठीक है, टाइम के पैसेज के साथ क्या हुआ, जो कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसके साथ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट और दूसरे फिजिकल साइंस के कॉन्सेप्ट भी ऐड हुए, और इन्होंने डेवलपमेंट जो है इस सब्जेक्ट का उसके लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन इन सब्जेक्ट्स में ने भी किया। उसके बाद एक मोमेंटम तेज़ी से शुरू हुआ, जो सेकंड हाफ जो थी सेंचुरी की, उस पर चीज़ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिला। देन टुडे द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कपल्ड विद द नॉलेज ऑफ अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एक्सेट्रा हैज टच्ड इट्स प्रेजेंट हाइट। तो बात कर लेते हैं कि आज के दौर पे क्या है। आज के दौर पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज है, उसके साथ और भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कैलकुलस है, अलजेब्रा है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है। ये सब्जेक्ट्स भी क्या है, एक नई हाइट्स में पहुंच चुके हैं। ठीक है, विद द टाइम। देन the knowledge of the subjects is very essential for the engineer to enable him or her in designing all types of structure and machines। तो जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट का वो बहुत ज़रूरी है इंजीनियर के लिए। क्यों? क्योंकि ये डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है, सभी स्ट्रक्चर्स और मशीन की डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए इंजीनियर्स को इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं और कितने डिविजन्स हैं इसके। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, जो है सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स सॉलिड बॉडीज़ के साथ एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स होता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड के ऊपर लॉज ऑफ मैकेनिक्स का यूज़ करके हम स्टडी करते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर रिजिड बॉडीज़ है, दूसरा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर फ्लेक्सिबल बॉडीज़। जो रिजिड बॉडीज़ हैं उनके लिए दो तरीके से दो ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक्स है और एक डायनेमिक्स है। स्टैटिक में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं उनकी स्टडी की जाती है, और डायनेमिक्स में जो ऑब्जेक्ट मूविंग है, जो मोशन में है, उनकी स्टडी की जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल बॉडीज़ की। जो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ होती हैं उनकी स्टडी किस सब्जेक्ट में करा जाता है, उनकी स्टडी किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में। अब डायनेमिक्स जो है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्या है, एक काइनेमेटिक्स है और एक काइनेटिक्स है। इनके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। बात करेंगे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है उसके बारे में बात करेंगे।
स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स it is the branch of the engineering mechanics that deals with the forces and their effects while acting upon the bodies at rest. तो स्टैटिक्स वो ब्रांच है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस और जो फोर्सेस का इफेक्ट है वो किसी बॉडी पर पड़ता है, जो बॉडी रेस्ट में है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है फोर्सेस और उसका, वो हम उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम स्टैटिक्स में करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डायनेमिक्स के बारे में। Dynamics, it is a branch of the engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies in motion. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें क्या करते हैं हम, जो बॉडीज मोशन में है उनमें फोर्सेस और फोर्सेस का जो इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा डायनेमिक्स है उसको क्या करते हैं हम, उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, दो ब्रांचेस में, जिसको क्या क्या बोलते हैं हम, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। पहला है जो वो है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द डायनेमिक्स दैट डील्स विद द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स वो ब्रांच है डायनेमिक्स की इसमें क्या करते हैं हम, जो बॉडीज मोशन में है उनमें जो फोर्सेस का एप्लीकेशन है उसके कारण क्या इफेक्ट आ रहा है उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, काइनेटिक्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम काइनेमेटिक्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deal with the bodies in motion without any reference to the forces which are responsible for the motion. काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है डायनेमिक्स की जिसमें जो बॉडीज मोशन में है उसकी स्टडी करते हैं, उसमें जो भी फोर्सेस का इफेक्ट आ रहा है उसका रेफरेंस हम नहीं लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। Fundamental unit, the measurement of physical quantity, is one of the most important operation in engineering. Every quantity is measured in terms of some arbitrary but internationally accepted units called fundamental units. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें इंजीनियरिंग के ऑपरेशंस में। तो जो सभी क्वांटिटीज़ हैं उसको मेज़र करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होती है जिसको कहते हैं हम क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। तो नाउ all the physical quantities in engineering mechanics are expressed in terms of three fundamental quantities which are length, mass and time. जो भी physical quantities हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो है लेंथ, मास और टाइम। इसके बाद बात कर लेते हैं हम डिराइव्ड यूनिट क्या है। डिराइव्ड यूनिट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ एरिया, वेलोसिटी एंड प्रेशर। वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती हैं उसको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। जैसे यूनिट एरिया की यूनिट हो गई, वेलोसिटी की हो गई, प्रेशर की यूनिट हो गई, ये क्या कहलाती है, डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर हो गया तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करके हमको मिला, तो दो बार लेंथ यूज़ हो रही है, एक लेंथ साइड और एक ब्रेड्थ साइड, तो ये हो गई डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी, प्रेशर और दूसरी अदर यूनिट्स होती है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। अब आगे बात कर लेते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। नाउ system of units, there are only four system of units which are commonly used and universally recognized. These are given below. First is the CGS unit, second is the FPS unit, third is the MPS unit and fourth is the SI unit. हमारे पास चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं विच आर कॉमनली यूज्ड एंड यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। कौन कौन सी हैं? वो है, पहली है CGS यूनिट जिसमें हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स का यूज़ करते हैं। दूसरी है FPS यूनिट जिसमें फुट, पाउंड और सेकेंड्स का यूज़ होता है। थर्ड है MPS यूनिट जिसमें मीटर लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है, किलोग्राम मास के लिए और सेकेंड जो है वो टाइम के लिए यूज़ होती है। एंड फोर्थ इज SI यूनिट। SI यूनिट में क्या यूज़ हो रहा है? ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में क्या है ये। SI unit is the international system of unit. The 11th General Conference of Weight and Measure has recommended a unified and systematically constituted system of fundamental and derived units for international use. This system of unit is now being used in many countries.
तो जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर की हुई, उसमें क्या किया गया, उसमें एक रिकमेंडेशन दिया गया कि एक यूनिफाइड और सिस्टमेटिकली सिस्टम ऑफ यूनिट जो है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट जिसमें रहती हैं, उसको इंटरनेशनल यूज़ के लिए रिकमेंड किया गया। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये अब पूरे जो बहुत कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उसमें इस्तेमाल में आ रही हैं। इन इंडिया, the Standard of Weight and Measure Act of 1950 was switched over to MKS unit has been revised to recognize all the SI unit in industry and commerce. तो इंडिया में क्या है, इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1956 बनाया गया, जो SI यूनिट है फिर सभी इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के लिए लागू कर दी गई। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स है मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मास। द मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। जो कोई भी बॉडी में जितना मैटर होता है, क्वांटिटी होती है मैटर की, वो कहलाती है मास। अब बात कर लेते हैं टाइम क्या है। टाइम इज द मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट। जो इवेंट है उसका सक्सेशन जो है वो क्या कहलाता है, वो टाइम कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पेस क्या होता है। ज्योमेट्रिक रीजन इन विच स्टडी ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व इट कॉल्ड स्पेस। वो ज्योमेट्रिक रीजन जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, बॉडी की स्टडी इन्वॉल्व होती है, वो क्या कहलाता है, वो स्पेस कहलाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि लेंथ क्या है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट टू मेजर लीनियर डिस्टेंस। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लीनियर डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो लेंथ है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वांटिनम क्या है। अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल मैटर्स। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट ईच पार्टिकल कैन बी सबडिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूल्स, एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स। It is not possible to solve any engineering problem by treating a body as a conglomerate of such discrete particles. The body is assumed to be continuous distribution of matter. In other words, the body is treated as continuum. जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के मैटर्स होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन अगर हमें इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम इसको डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह मानकर हम क्या सॉल्व जो है हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसको डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह माना, अगर, है ना, किसी बॉडी को क्या करते हैं हम, बॉडी को हम एज्यूम करते हैं कि उसमें क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मैटर का, ठीक है, और उसी को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, उसी को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं क्या, उसी को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं क्वांटिनम। अब बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी टू पार्टिकल डू नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। मैनी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय अज्यूमिंग बॉडी इज रिजिड। रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें क्या है कि जो रिलेटिव पोजीशन है किसी दो पार्टिकल के बीच में, वो फोर्सेस के एक्शन के कारण चेंज ना हो, ठीक है। बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जा सकती है अगर बॉडी को हमने क्या मान लिया, बॉडी को हमने रिजिड मान लिया। जैसे ये कोई भी आपका सरफेस है समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें क्या कर रहे हो, आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसके बाद भी इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज अगर नहीं हो रही है तो ये क्या है, ये बॉडी रिजिड है, ठीक है। अब पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल में बी डिफाइंड एज अ ऑब्जेक्ट विच हैज़ ओनली मास एंड नो साइज। तो पार्टिकल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें केवल मास माना जाता है और उसमें कोई साइज उसका नहीं माना जाता, और मास भी क्या होता है, निग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और उसके इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन पे था। में हमने टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बारे में भी हमने बात करी। इसी तरीके के आगे भी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में वीडियोस लाते रहेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं।